हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मैं धीरेंद्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग नरेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और नरेशन में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को क्लियर किया था और आज हम टॉपिक नंबर 4 उठाएंगे, जिसे कहते हैं टॉपिक नंबर 4 उठाएंगे, टॉपिक नंबर 4। और ये टॉपिक नंबर 4 आपका कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसमें हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस को हमने जान लिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे इस टाइप के होते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आइए एक बार हम चर्चा करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो मैं एक शब्द में एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि सेंटेंस में क्या रिपोर्टेड स्पीच में देख लो, ठीक है। इससे हमें पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही बारे में जान लीजिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं, एक तो ब्लेस, दूसरा हमें पता चलता है कर्स, और तीसरा हमें पता चलता है प्रे। यहाँ पर आप विश भी बता सकते हैं कि आप विश भी इसमें पता चलता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की खासियत ये है कि जब भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें या तो ब्लेस समझ में आएगा, या तो कर्स समझ में आएगा, या तो प्रे समझ में आएगा, या तो विश समझ में आएगा। तो इन चीज़ों की बातें हम करेंगे। ये सेंटेंस के सेंस में ही निकलते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खुद कभी सेंटेंस में आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल सेंस के अकॉर्डिंग ही इनके ऊपर बातें की जाती हैं। तो मैं इनके बारे में कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में बातें करूंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इनकी बातें हम किस तरह से करते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं हमारे, ज़्यादातर ये सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे में से। ये सभी सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके में से, ठीक है। और सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको लास्ट में देखने को मिलेगा एक्सक्लामेशन मार्क, देखने को मिलेगा एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। देखिए, आपके इनडायरेक्ट स्पीच में जो लगभग 90% या 95% जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके में से ही उठा करके पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर हमें क्या करना होता है, हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैं ज़रा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखा देता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ध्यान देंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आता है में, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, और आपके लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं दिखाऊं, एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊं आपको, तो एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने लिखा मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही फॉर्मेट आगे चल के डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यही फॉर्मेट आगे चल के हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इनके रूल्स की बातें करेंगे कि सेंटेंस हमारा किस प्रकार से आएगा और इनके रूल हमें किस तरह से अप्लाई करने हैं। आइए एक सेंटेंस लिखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द सेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने लिखा मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग,
और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके मैंने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया। देखिए चीज़ें सेम रहनी है। मैंने आपको कई बार समझाया कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच हमारा क्या होता है, वो जैसे का तैसे ही रहेगा, कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी बदलते नहीं हैं, ठीक है। जो भी बदलना होता है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट बदले जाते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट बदले जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अब इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाना है, एक बार इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए मैं अगर इनके रूल्स की बात करूं तो रूल इनका क्या कहता है, रूल भाई समझ लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के रूल क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें कि चाहे सेड हो या सेड टू हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सेड हो या सेड टू हो, इसे हम ब्लेस्ड में बदलते हैं, या सेड हो या सेड टू हो, इसे हम कर्स्ड में बदलते हैं, कर्स्ड में बदलते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं श्राप या शाप, और इसे कहते हैं आशीर्वाद, और इसे कहते हैं शाप, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभार जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखे जाते हैं ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उसमें बच्चों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें बच्चे ये कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि भैया सामने वाला श्राप दे रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है। तो कन्फ्यूज़न की कंडीशन क्या होती है, क्रिएट होती है। तो कन्फ्यूज़न की कंडीशन जब क्रिएट होती है तो उसके लिए एक बेसिक मेथड है कि अगर कभी भी अगर आपको लगे कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, आपको कन्फ्यूज़न समझ में आ रही है, तो कन्फ्यूज़न की कंडीशन में हम कर क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूज़न की कंडीशन में हम सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं, सेड या सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं प्रेड में यानी प्रार्थना में। क्योंकि देखिए हम आशीर्वाद भी देते हैं, या आशीर्वाद भी हमें मिलता है तो प्रार्थना के ही थ्रू मिलता है, और श्राप भी मिलता है तो प्रार्थना के ही थ्रू मिलता है। तो कन्फ्यूजन की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम इसी में अगर चेंज करना चाहेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस हमारे कभी भी गलत नहीं होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिए। आइए फिर बात आगे करते हैं। देखिए ये हो गई बात इनके दो रूल्स की, 1, 2, और ये कन्फ्यूजन वाली कंडीशन मैंने समझा दी। रूल नंबर 3 की अगर मैं बातें करूं, इसमें देखिए पॉइंट नंबर 3 या 4 क्या कहता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की मैं बात कर लूं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हम रिमूव करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ जगह हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन दैट का। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के बाद हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये अगर गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हुआ, है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि जब हम दैट का यूज़ कर लेंगे, जब हम दैट का यूज़ कर लेंगे तो दैट के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है। अब सब्जेक्ट जानते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सब्जेक्ट चेंज होंगे, तो पर्सन के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को चेंज करके लिखना है। अगर चेंज होता है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मे को बदल देना है माइट में, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, ठीक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, इसका विशेष ध्यान देंगे। और लास्ट कंडीशन आपकी ये है कि हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करके हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का। एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करेंगे और यूज़ करेंगे किसका, फुल स्टॉप का। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, ये इसके क्या हैं, बेसिक्स हैं।
और बेसिक्स में अगर आपसे कहीं गलती हो गई तो जान लीजिए कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कि अगर आपने हल्की सी भी गलती की तो आपके पूरे सेंटेंस को काट दिया जाता है। ये चीज़ें मैं बार बार समझाता हूँ। हाँ, स्कूल स्तर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 2 नंबर का आता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर की कंडीशन को थोड़ा सा साइड में लेकर के चलते हैं कि ये 1-2 नंबर का आएगा। यहाँ जगह हम 1-2 नंबर कह के छोड़ देते हैं, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें हमें बड़ी टॉर्चर करती हैं क्योंकि ये आगे चीज़ें आती हैं और भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो सेंटेंस हमने लिखा था हम उसी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर उसी सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाएं तो देखिए क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मैंने लिखा था द सेंट सेड। अब यहाँ जगह अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ जगह हमें चीज़ें ये समझ में आ रही हैं कि जो साधु है वो हमें आशीर्वाद दे रहा है या किसी को भी आशीर्वाद दे रहा है, तो यहाँ जगह क्या हो जाएगा, द सेंट। और मैंने समझाया कि सेड या सेड टू की कंडीशन में इसे हम बदलेंगे ब्लेस्ड में, ब्लेस्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, हम लिखेंगे दैट। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। दैट के तुरंत बाद मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर चेंज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जगह सब्जेक्ट देखिए हमारा क्या है, यू। अब यू हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन हमारा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम अपने से क्या कर सकते हैं, इसको एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी हम एक फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी एक प्रोनाउन को एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आई होप कि मैं यहाँ जगह ले लेता हूँ ही। ठीक, मैंने ले लिया ही। उसके बाद मैंने कहा सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम यूज़ करेंगे माइट का। ही माइट लीव लॉन्ग, ही माइट लीव लॉन्ग, और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा करके यहाँ हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का। ठीक है, आइए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड said to me, comma inverted comma, may I fall in love, may I fall in love। आइए एक, अब इसका हम ज़रा इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो आइए, आई होप कि रूल्स समझ में आ गए होंगे, तो चीज़ें आगे करते हैं। मैंने लिखा माई फ्रेंड अब यहाँ जगह देखिए कुछ चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूज़न में है कि भाई ब्लेस कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो हम चीज़ों को कन्फ्यूज़न ही दूर कर देते हैं। हम यहाँ जगह सीधे इसको प्रेड में बदलते हैं। मैंने लिखा प्रेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, मैंने लगाया दैट। ठीक है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड बेटा नॉन डिफाइंड जेंडर है, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो ही का भी यूज़ कर सकते हैं और सी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जगह मैं लिख देता हूँ आपका ही। ठीक है, में बदल जाएगा आपका माइट में, ही माइट फॉल इन लव, और यहाँ जगह लगाएंगे फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा यू, या मैंने लिखा माई गर्लफ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, है ना। तो यहाँ जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब देखो ये जो चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों में क्या देखा जाता है, ज़्यादातर सेंस को ही समझा जाता है। अगर हमने सेंस को समझ लिया तो जितने मैंने 3-4 पॉइंट आपको समझाए हैं, अगर ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में हैं तो आप किसी भी तरह का अगर आपको
ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए आपकी किताबों में क्या होता है कि ये सभी चीज़ें आपको स्टेटमेंट के थ्रू दी जाती हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट के थ्रू चीज़ें दी जाती हैं, स्टेटमेंट में लिखने के लिए मैं भी लिख दूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादातर चीज़ें बहुत कम में बहुत ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं स्टेटमेंट वाली चीज़ों पर कम भरोसा करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही मेथड अपनाता हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए बात आगे करते हैं, देखते हैं यहाँ जगह इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट। देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, देखिए माई गर्लफ्रेंड सेड टू को बदल देंगे हम कर्स्ड में, कर्स्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है तो इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे आई, और में बदल जाएगा माइट में, आई माइट गो टू हेल, और यहाँ जगह एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा माई या द मैन या अ पुअर मैन said may you die for lack food and water, और यहाँ जगह इन्वर्टेड कॉमा बंद, कि एक गरीब आदमी ने कहा कि तुम बिना खाने और पानी के मर जाओ। तो इसका अगर इनडायरेक्ट स्पीच देखें तो यहाँ क्या बनेगा, अ पुअर मैन कर्स्ड। अब यहाँ चाहें तो आप प्रेड में भी बदल सकते हैं, नो डाउट, प्रेड दैट। ठीक है, मे यू डाई। ठीक है, वापस से यहाँ यू आया, तो यू आया है तो इसका ऑब्जेक्ट दिया भी नहीं गया है, तो हम कुछ भी अपने से एज्यूम कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ जगह मैं मान लेता हूँ सी माइट डाई फॉर लैक फूड एंड वाटर। ठीक है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट टाइप था जो मैंने आपको समझाया, और आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी, है ना। देखिए आप लोगों को कई बार मैंने एक चीज़ बताया है कि जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, जिनकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, तो उनको प्रॉब्लम कई तरह की चीज़ों में होता है। मैंने खासकर यूपी बोर्ड के बच्चों को देखा है कि यूपी बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर क्या होता है, उन्हें कई जगह प्रेशराइज भी किया जाता है कि अरे यूपी बोर्ड से पढ़ता है, इसको इंग्लिश नहीं आती, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म डाला हूँ कि मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को बेसिक से जितना हाई लेवल तक का सिखा सकूँ उस लेवल का सिखाऊँगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बातें करेंगे आगे। आइए हम लोगों ने क्या किया, अभी इसके फर्स्ट रूल को हम लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसके सेकंड रूल के बारे में समझ लेते हैं। सेकंड रूल देखिए इसका क्या कहता है, एक बार ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखने को मिल जाए गुड मॉर्निंग, आपको देखने को मिल जाए गुड इवनिंग, आपको देखने को मिल जाए गुड नून, या इसे ही आप लोग आफ्टरनून भी कहते हैं, गुड नून। आपको मिल जाए हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली,
हैप्पी दिवाली ऑब्लिक हैप्पी होली, हैप्पी होली। कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिखें, ठीक है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं तो ये रिपोर्टेड स्पीच की बातें हैं। अगर ये इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिखती हैं तो आपको विशेष ध्यान में रखना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे। ये खासकर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। 10th में तो ऐसा आज तक ऑप्शन पूछा नहीं गया क्वेश्चन कभी, तो खासकर 12th वाले बच्चों के लिए है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, उसके बाद इसके नियम की बातें करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए, माई वाइफ सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब जैसे ये सेंटेंस हुआ, अगर आप देख रहे होंगे तो सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आपके क्या लिख दिया गया, गुड मॉर्निंग को लिख दिया गया। तो ऐसे सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो देखिए क्या क्या करना होता है हमें, ध्यान दीजिए। रूल क्या कहता है भाई, पहले रूल को समझेंगे। रूल हमारा ये कहता है कि हम सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं विज्ड में, चेंज करते हैं विज्ड में। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद हम यूज़ करते हैं इट वॉज ए का, इट वॉज ए का या ए का। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ए का ही यूज़ कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इट वॉज ए चीज़ों को ध्यान में नहीं रहता है ना। तो आइए अब ज़रा समझते हैं। देखिए, अच्छा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें कभी गुड नाइट को मत जोड़िएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि गुड नाइट अगर हम किसी से बोलते हैं तो वो विदाई के लिए होता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए बात आगे करते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए ज़रा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदलेगा ये, अगर इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए तो देखिए ये बनेगा माई वाइफ सेड या सेड टू हमारा बदल जाएगा किसमें, सेड या सेड टू हमारा बदल जाएगा विज्ड में, विज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और यहाँ जगह यूज़ करेंगे ए का, या तो यूज़ कर लेंगे हम इट वॉज ए का, इट वॉज ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ उतार देंगे, गुड मॉर्निंग। एक अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए मैंने लिखा, दिव्यांश सेड टू अनमोल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैप्पी होली, हैप्पी होली। दिव्यांश सेड टू अनमोल हैप्पी होली। अब इसका जरा हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो इनडायरेक्ट देखिए किस तरह का बनेगा, इनडायरेक्ट देखिए किस तरह का बनेगा। यहाँ जगह बनेगा दिव्यांश विज्ड अनमोल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, अ लगाएंगे, अ हैप्पी होली, और यहाँ जगह से ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसी का रूल नंबर 2 का ये पार्ट नंबर ए है, रूल नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है। अब हम जरा रूल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं, बी देखते हैं कि भाई पार्ट नंबर बी क्या कहता है। रूल नंबर 2 का पार्ट नंबर बी देखिए, यदि कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में इन सब वर्ड्स के बाद अगर कॉमा लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाए, देखिए इन्हीं शब्द के बाद यदि
इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद कॉमा लगाकर, कॉमा लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ाया जाए, सेंटेंस आगे बढ़ाया जाए। अगर इन सब शब्दों के बाद अगर हम कॉमा लगा करके सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए, जैसे मैंने लिखा माई फादर सेड, माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कॉमा माई चाइल्ड, माई चाइल्ड। तो देखिए मैंने आपको यही समझाया कि कभी अगर इन सब शब्दों के बाद कॉमा लगा करके अगर सेंटेंस आपका क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तब देखिए रूल क्या कहता है। रूल को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने लायक क्या है, समझने लायक ये है कि सीधी सी बात है, आपका सेड या सेड टू तो सेम जैसे चेंज होता था विज्ड में, उसी में बदलेगा। सेड या सेड टू आपका बदल जाएगा विज्ड में, आपका बदल जाएगा विज्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इसकी जगह पर कुछ भी नहीं यूज़ करना है, कुछ भी नहीं लगाते, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर कुछ भी यूज़ नहीं करते। तीसरी चीज़ मैंने क्या समझाया कि ये जो सिंगल कॉमा है बेटा, सिंगल कॉमा को रिमूव करेंगे, सिंगल कॉमा को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर यूज़ करेंगे टू का। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। फिर से समझा रहे हैं, यदि सेंटेंस को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले अगर शब्द आते हैं और इनको क्या किया जाए, कॉमा लगा करके अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या करना है। सेड या सेड टू तो आपके जैसे चेंज होते थे वैसे चेंज होंगे, और उसके बाद मैंने क्या बताया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इसकी जगह पर कुछ भी यूज़ नहीं करना है। इन शब्दों के बाद यानी सिंगल वर्ड, सिंगल कॉमा को हटा करके इसकी जगह पर हमें टू का यूज़ करना है। बाकी प्रोनाउन आपके जैसे चेंज होते थे, प्रोनाउन आपके चेंज होंगे, नो प्रॉब्लम। तो आइए इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, चेक करते हैं। इनडायरेक्ट देखिए मैंने लिखा माई फादर विज्ड, माई फादर विज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस सिंगल कॉमा को हटाएंगे, यहाँ यूज़ करेंगे टू का। माई आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, आई का, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फादर आपका मेल जेंडर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ जगह आप ही का पजेसिव केस लेंगे, तो ही का पजेसिव केस होता है हिज, और यहाँ जगह आप लिखेंगे चाइल्ड, हिज चाइल्ड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी के थ्रू समझ लेते हैं, फिर चलेंगे अगले नियम की ओर। एग्जाम्पल अगला है, जैसे मैंने लिखा राहुल सेड टू पूनम, या राहुल सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली माई सिस्टर, माई सिस्टर। तो इसका एक बार इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। तो मैंने लिखा राहुल, राहुल विज्ड राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, मैंने लिखा हैप्पी दिवाली। सिंगल कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, राहुल के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो राहुल मेल जेंडर है, तो इसके हिसाब से इसका पजेसिव केस हिज आएगा, हिज सिस्टर। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे।
आइए अब हम लोग रूल नंबर 3 की बातें करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 की बातें देख लेते हैं जिससे ये टॉपिक हमारा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये वाला रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 का ये भी ए वाला पार्ट है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। आइए देखते हैं रूल नंबर 3 का ए क्या कहता है। रूल नंबर 3 का ए ये कहता है कि यदि सेंटेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखा हुआ मिले, क्या क्या लिखा मिले, इधर ज़रा ध्यान दीजिए। आपको लिखा हुआ मिले गुड बाय, आपको लिखा मिले बाय बाय, आपको लिखा मिले गुड नाइट, आपको लिखा मिले फेयरवेल etc। अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो मैं एक सेंटेंस के थ्रू ये चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक बार नोटिस कीजिए सब लोग। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ जगह मैंने लिख दिया गुड बाय, और यहाँ जगह मैंने इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। देखिए, अब बेसिकली क्या है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि जैसा मैंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला बनाया तो कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कतई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। इसलिए नहीं रहना है क्योंकि गुड बाय और गुड नाइट वाली जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर चीज़ें विदाई के लिए की जाती हैं, किसी चीज़ से विदा लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है इसका रूल भी अलग रहेगा। तो आइए इसके पहले रूल को समझ लेते हैं। हमें ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट में करके लिखते हैं। ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि हम यहाँ जगह सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे बेड में, BADE, ध्यान में रखिएगा। सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे बेड में। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और यहाँ जगह यूज़ करेंगे हम लोग ए का या इट वॉज ए का, जैसा आपने उसमें किया था। ठीक है, केवल इतना ही ध्यान रखना है। तो आइए इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखिए, मैंने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो क्या मिला, ही बेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, मैंने लगाया अ गुड बाय, फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल लिखा यू सेड टू माई चाइल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखिए जरा इसका इनडायरेक्ट क्या मिलेगा। इसका इनडायरेक्ट देखिए क्या मिलेगा। इसका मिलेगा यू बैड माई चाइल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे गुड नाइट। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, इसी का एक पार्ट नंबर 2 है, तो मैं उसको समझाते हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट को ख़त्म करूँगा। रूल नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, रूल नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर B समझिए क्या है। देखिए, अगर इन्हीं शब्दों के बाद, अगर इन शब्दों के बाद कॉमा लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ाया जाए, कॉमा लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ाया जाए, तब क्या होगा। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा कि माय सिस्टर
सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय ब्रदर, गुड बाय ब्रदर, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो जैसा कि यहाँ जगह देख रहे हैं हम लोग कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या किया गया, गुड बाय को तो लिखा ही गया, साथ में कॉमा लगा करके सेंटेंस को क्या किया गया, आगे बढ़ा दिया गया। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ध्यान दो, चीज़ें सेम हैं। देखिए सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम चेंज करेंगे बैड में, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और यहाँ जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाते, नहीं लगाते। पॉइंट नंबर 3 है सिंगल कॉमा को हटाएंगे, सिंगल कॉमा को हटाएंगे और यहाँ जगह यूज़ करेंगे टू का। ठीक है, देखते हैं इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, चेक करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच मैंने लिखा माई सिस्टर बेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, गुड बाय, गुड बाय, एक काम करिए, ठीक है हटाइए, गुड बाय, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू ब्रदर। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ने में अटपटा लग रहा है, आइए एक दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं जिसके वजह से कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर हो। मैंने लिखा आई सेड टू वर्षा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय, गुड बाय माय टीचर। गुड बाय माय टीचर। देखिए इनडायरेक्ट जरा समझिए, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, आई बेड वर्षा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, मैं लिखूंगा गुड बाय, सिंगल कॉमा को हटाऊंगा, यहाँ जगह लगाऊंगा टू, माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई का पजेसिव केस उठाएंगे तो माई ही होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, माई टीचर, और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये जितने भी नियम थे इसके, ये सभी के सभी नियम आपको करा दिए गए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर इंग्लिश में जैसे कि मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ और नरेशन में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कहीं से भी इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के किसी भी चैप्टर से, तो आप उस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप कि हमसे पूछ भी सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है कोशिश करूँगा सबका आंसर देने के लिए और आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए। एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि चीज़ें ध्यान से पढ़ें। मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए या कुछ भी करिए, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप हमें एक्सेप्ट करिए, मेरा मेन मोटिव ये है कि आप कहीं से कुछ भी कंटेंट पाएँ, आप उन कंटेंट को पढ़ें और अपनी तैयारी रखें। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सबको गुड नाइट।